तो आपको क्या करना होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ये एक वेक्टर है, किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये ऐसे है ये। तो मेरा क्वेश्चन मान लो ये आया, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर ऐसा निकालो जो यूनिट वेक्टर हो। तो क्या करेंगे, सिंपली इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे किससे, इसी के मैग्नीट्यूड से। अब मेरे को ये बताओ, इसका मालूम है कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड? ये बात क्लियर हो गई दिमाग में? अब इसका बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, वर्बली कैलकुलेट करके बताओ चलो। 3। कैसे किया वर्बली कैलकुलेट? 4 मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, 4 4 8 और एक 9, तो 9 का √3। तो आंसर बता दो क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ऐसे ही मतलब वर्बली इसके अपॉन में 3 आ जाएगा। अब मैंने कहा मेरे को यूनिट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो यूनिट नहीं, 5 यूनिट का होना चाहिए, 5 यूनिट का। तो उसको इंटू 5 कर दो। जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है, भले 2 मार्क्स में है ये, तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड वेक्टर 5 यूनिट का चाहिए ना, 5 लिखूंगा मैं, और साथ में क्या लिख दूंगा, ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर का 5 गुना कर देंगे। तो आंसर क्या हुआ, 5 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 3। 3 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मर्जी है, आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 10/3 के कैप। ये आंसर हो गया। तो अगर यूनिट चाहिए तो डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, यूनिट नहीं चाहिए, 5 यूनिट चाहिए, 11 यूनिट चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को। लिखो क्वेश्चन, एक करके देखते हैं ऐसा। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। आरडी का क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। 5 यूनिट का एक वेक्टर बताना है आपको, 5 यूनिट का। फाइंड द वेक्टर ऑफ 5 यूनिट्स पैरेलल टू द resultant of the vectors, parallel to the resultant of the vectors। अब वेक्टर ए लिख लो, parallel to the resultant of the vectors, a vector is equals to 3 i cap, 3 i cap, सॉरी 3 i cap नहीं है, सॉरी 2 i cap plus 3 j cap, 2 i cap plus 3 j cap minus k cap, and b vector is, एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ना, रिजल्टेंट निकालना है, i minus 2j plus k। बस मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है, ये रिजल्टेंट क्या होता है दो वेक्टर्स का? मैंने बोला रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, रिजल्टेंट के लिए क्या करना होता है, ऐसी कोई गैस हो? ऐड। फिर अंडर रूट में जब भी देखो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स की बात होगी तो आपको सिंपली दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो अगर मैं कह रहा हूं इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या करोगे आप, दोनों को सिंपली ऐड कर दो। तो बोलो रिजल्टेंट क्या आया? ठीक है, 3 आई कैप, 3 जे में माइनस 2 जे ऐड हुए, प्लस जे कैप और 0 के कैप। तो मत लिखो 0 के कैप, ये हो गया रिजल्टेंट। इसको एक नया नाम दे देते हैं, लेट से हमने कहा चलो ये सी वेक्टर है, भाई नया वेक्टर आया सामने अभी। अब आप मेरे को इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल के दे दो 5 यूनिट का, फटाफट से आंसर बोल दो। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का 0.5 तो पक्का मिलेगा। तो नहीं, क्या करना है रिजल्टेंट के लिए, क्या ये तो बन गया रिजल्टेंट, दोनों को प्लस करके। अब आपको चाहिए ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में जा रहा होगा, 5 यूनिट का होगा, जो मैंने बताया अभी अभी। तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 सी कैप। और सी कैप कैसे निकलेगा, ये वाला वेक्टर लिख लो और डिवाइड में रख दो इसी का मैग्नीट्यूड। जरा बोलना कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है इस बार, √10। तो √10 डिवाइड में रख दो। ब्रैकेट खोलना है नहीं खोलना है आपकी मर्जी होती है, प्योरली आपकी मर्जी है। खोलना है तो आंसर ऐसे लिख सकते हो, 15 अपॉन √10 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन √10, ऐसे लिख सकते हो आंसर, वो आपकी मर्जी है, श्रद्धा होती है।
आगे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, सेक्शन फॉर्म नहीं बताया? ठीक है, डालो हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, समझ लो पहले जरा एक बार। थोड़ा सा डेरिवेशन छोटा सा करवाता हूँ इसकी। देखो जैसे आपका ना ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन है, सपोज कर। यहाँ पे एक पॉइंट है से ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये दोनों पॉइंट है। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं और ये वेक्टर बना दूं, तो इस वेक्टर का नाम पढ़ के बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, चलो। डायरेक्शन ओ टू बी, क्या पढ़ेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लेट से ये वाला जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, मर्जी हमारी, ए से कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं, स्मॉल बी से। अब हमने क्या किया, ए से बी को ज्वाइन करके डायरेक्शन, चलो मैंने ए से बी की तरफ दे दी, तो क्या ये भी पोजीशन वेक्टर है? नहीं, इसका इनिशियल पॉइंट क्योंकि ओरिजिन नहीं, ये खाली ए बी वेक्टर है। और हमने कहा इस लाइन सेगमेंट पे, मान लो लाइन सेगमेंट है अभी, यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं और ओरिजिन को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब बताओ ये क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब बन गया पोजीशन वेक्टर। और ये जो सी पॉइंट आपने लिया है ना, ये इस वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 के रेशियो। और क्वेश्चन मार्क क्या है? ये वाला वेक्टर फाइंड करो, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या ये वेक्टर दोनों कोलिनियर हो गए? ए सी और सी बी वेक्टर भाई कोलिनियर हो गए। कोलिनियर हो गए तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, ये वाला और ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। ये कंडीशन थी कोलिनियर की, याद हो अगर। ए वेक्टर बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा अगर कोलिनियर है। और लैम्डा मेरे पास इसमें खास है, देखो मैं क्या लिखूंगा, ए सी वेक्टर रेशियो सी बी वेक्टर। और वो जो लैम्डा की वैल्यू है वो ये होगी m1 और m2 का रेशियो। भाई इन दो वेक्टर में यही तो रेशियो बन रहा है, तो ये तो मेरा लैम्डा होगा। मतलब ये जो सी बी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन लैम्डा की जगह मैंने क्या लिया है? m1 अपॉन m2। ये भी तो एक नंबर है। अब एसी वेक्टर को बताओ कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में? एसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में क्या लिखते हैं? ओसी माइनस ओ ए। ये मैंने बताया नहीं बताया आपको? बताया था। अगर मेरे को एसी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में? ओसी माइनस ओ ए। इसके पोजीशन में से इसका पोजीशन माइनस होता है, उल्टा माइनस करना होता है। और इस m2 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज, ये m2 इधर आ जाए। इधर m1 के साथ बोलो क्या लिखो? ओबी माइनस ओसी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो m2 को ओसी वेक्टर के साथ, m2 को ओए वेक्टर के साथ, उधर भी m1 को ओबी वेक्टर के साथ, और m1 को ओसी वेक्टर के साथ। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिए। कौन सा वेक्टर है जो आप निकालना चाहते हो इसमें से बताओ? यहाँ पे ओए ओबी ओसी 3 नजर आ रहे हैं। ओसी निकालना चाहते हो ना, तो अगर ओसी निकालना चाहते हो तो उसको एक साइड पे लेके आओ। दो जगह बिखरा हुआ है ये तो, एक इधर है एक उधर है, तो एक साइड पे लेके आएंगे ना, तो इसको जरा इधर लाके प्लस कर लेना। 2 ओसी कर दूं? ये m2 ओसी है, वो m1 एसी है, कैसे ऐड होंगे? टू तो नहीं बन सकते। ओसी कॉमन ले सकते हैं भाई। देखो अगर ये इसमें आके प्लस हुआ तो प्लस नहीं कर पाओगे आप। इसके साथ m2 है, उसके साथ m1 है, तो क्या लिख सकते हो? ओसी वेक्टर कॉमन, ब्रैकेट में लिख देना m2 प्लस m1, ये ऐड हो गया बस। और इस वाले ओए वेक्टर को उधर भेज दो m1 वाले ओबी वेक्टर के साथ, तो m1 ओबी वेक्टर प्लस m2 ओ ए वेक्टर। ये बताओ, ये लाइन क्लियर है? लो निकल तो गया ओसी वेक्टर। बोलो क्या निकला? m1 के साथ ओबी वेक्टर प्लस m2 के साथ ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना, याद नहीं करना, समझो कैसे यूज करना है। जब मैं आपको, पहले आप नोट करो फिर समझाऊंगा। पहले आप नोट करो जल्दी से। मेन तो ये है, ये है आपका इंटरनल सेक्शन डिवीजन।
नोट कर ले तो मुझे बता देना भाई, मैं तो वेट ना करना पड़ता। मैसेज आएगा रिकॉर्ड का। डन। यस सर। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ यूज कैसे करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत आसान है, एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन है इसके। आदि में तो बहुत ज्यादा भर के दिया हुआ था। लिखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं निकाल के दिखाओ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द which divides the vectors। अब वो वेक्टर्स नोट कर लो जिनको डिवाइड कर रहा है पॉइंट। पहला है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर, ये इसको एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इन द रेशियो, आगे लिखा हुआ है इसमें, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। 3:1 इंटरनली। इंटरनली और एक्सटर्नली। हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये इंटरनली के लिए है, फिर बताऊंगा एक्सटर्नली होता है क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या एक्सटर्नली का। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, फिगर की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे कोई एक सेगमेंट होगा, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये कह रहे हैं 2a माइनस 3b से निकला है। ठीक है, निकला होगा, ए और बी को वो सॉल्व करके निकला होगा। फिर ये जो ओ से बी को ज्वाइन किया होगा, ये जैसे ये ओ ए वैक्टर और इधर से ये ओ बी वैक्टर, तो ये वाला वेक्टर कैसे निकला है, ये ए और बी को प्लस करके निकला। इस ए बी के बीच में यहां पर एक सी पॉइंट आया, आपको ये वाला वेक्टर फाइंड करना है अब, जो इन टर्म्स ऑफ ए बी निकलने वाला है, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो दो चीजें क्वेश्चन में देखनी है। एक तो रेशियो दिया हुआ है 3:1, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। आपने सीधा सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ओसी वेक्टर का मतलब सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। थोड़ी सी हमने फिगर टीचर को शो कर रखी है, अभी देख लो ये फिगर। ये जो पहला वाला रेशियो होता है, ये मल्टीप्लाई कभी भी इससे नहीं करना, पहले वाले वेक्टर से। इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, दूसरे वाले वेक्टर से। तो जो क्वेश्चन की सीक्वेंस में है, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये पहले पढ़ा हमने, ये बाद में पढ़ा, ये रेशियो पहले है, ये रेशियो बाद में है, तो ये वाला फर्स्ट रेशियो उठाओ और इसको मल्टीप्लाई दूसरे वाले वेक्टर से करो। फॉर्मूला भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, M2 के साथ वही वेक्टर है, M1 के साथ वो भी वेक्टर। तो बताओ मैं 3 के साथ कौन सा वेक्टर लिखूं ब्रैकेट में, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर प्लस, अब ये वाला वन ले लो, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले वाले 2a से, minus 3b 2a माइनस 3b एंड डिवाइडेड बाय ये सम 3 ऑफ द plus रेशियो। बस, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए कुछ बताना नहीं है टीचर को, एनसीईआरटी में दे तो रखा है भैया आपने हमें। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 आएंगे, यहाँ से 2a आएंगे, ये बनेगा 5a, ये 3b आएंगे और ये माइनस 3b आएंगे, वो कट जाएंगे अपॉन 4, ये आंसर हो गया। लो, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इन दो वेक्टर को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। सिंपल। सर हाँ जी बोलो। सर वीडियो वो डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मत बनाओ। मैंने तो आपको ऐसी रफ फिगर बना के दिखा दी, कोई जरूरी नहीं है डायग्राम मत बनाओ आप। ओके सर। एक और दूंगा भाई, एक और ट्राई कर लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे इसकी एक्सरसाइज याद रखना। इसका एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? लिखना क्वेश्चन। X and Y are 2 points, capital X and capital Y. X and Y are 2 points with position vectors. मतलब X पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं आपको, लिख लो विद पोजीशन वेक्टर्स। पहला है 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये x पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये x का पोजीशन वेक्टर है, ये y का पोजीशन वेक्टर है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट z, find the position vector of point z which divides xy in the ratio 2:1, in the ratio 2:1 externally। अब पहले समझ लो कि एक्सटर्नली क्या होता है। सर फॉर्मूला तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखो जैसे ये आपका एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स वाई को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब आपका जो z पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं नहीं आएगा, वो तो इंटरनली हो गया। अब वो z इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो बाहर होगा इस लाइन से, इस सेगमेंट से। अब वो एक्सटेंड किस तरफ करें, इस तरफ करें या इस तरफ करें, ये कंफ्यूजन हो रहा है मान लो हमें। तो रेशियो से पता चल जाएगा। क्या रेशियो दिया है मैंने आपको? 2:1। तो ये जो x पॉइंट है, जो z पॉइंट है, वो x से 2 यूनिट दूर है, 2 यूनिट। और z पॉइंट y से कितना यूनिट दूर है? 1 यूनिट। अगर मैं z को यहां रख लूं, ये एक्सटेंड मैंने इस तरफ कर दिया, क्या ये पॉसिबल है कि ये 2 यूनिट हो जाए और ये 1 यूनिट हो जाए? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब z एक्सटर्नली किस तरफ जाएगा? उस तरफ जाएगा। तो ये आपका z हो गया, ये एक्सटेंड करके z यहां, ये पूरा डिस्टेंस 2 यूनिट है और y से z का डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब देखा जाए तो इंटरनली कौन हो गया? y इंटरनली हो गया, मिडिल पॉइंट y हो गया। राइट। y इंटरनली xz को डिवाइड कर रहा है। बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। नहीं, y डिवाइड देखो 1:1, करेक्ट। हम इतना नहीं सोचेंगे एग्जाम में, तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि एक्चुअल में जो एक्सटर्नली का फॉर्मूला बनाया गया वो ऐसे ही बनाया गया। ये दोनों वेक्टर पता थे, इसको रख लिया इस तरफ क्योंकि ये ऑलरेडी पता है, एक्स जेड को रख लिया फॉर्मूले के अंदर और वहां से जेड वेक्टर को निकाला गया। आपने क्या करना है? कुछ नहीं सोचना, इधर है या उधर है। आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि कैसे डिसाइड करेंगे किस तरफ है। आप वही फॉर्मूला लगाओ जो आप लगा रहे थे। देखो इस तरह से, z का पोजीशन वेक्टर OZ वेक्टर, रेशियो क्या बोला है मैंने? 2:1। पहले बताओ 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? दूसरे वाले से, राइट। तो 2 इंटू ए माइनस 3b। बस आपने क्या करना है, प्लस की जगह माइनस लगाना, माइनस फिर 1 मल्टीप्लाई होगा इस पहले वाले वेक्टर से, और डिवाइड में इसी ऑर्डर में इन दोनों रेशियो का डिफरेंस करना है, 2 - 1। सिर्फ इतना करना है आपने। तो एक्सटर्नली में बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस करो, फटाफट से इसका आंसर लिख दो। अब बचा ही क्या है? क्या रहा है? -a -7b अपॉन 1। अपॉन 1 तो लिखना मत छोड़ो। तो -a वेक्टर और -7 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, बस ये आंसर हो गया। छोड़ दो यहीं पे। कोई डाउट है तो पूछो भाई। ये सर एक बार आंसर रिपीट कर देना प्लीज। आंसर देखो यहीं से दिख रहा है वो तो। भाई ए पीयूष सर कुछ फीस के लिए बता रहे हैं, मेरे को बता दो कौन कौन से इधर बच्चे भी हैं कुछ ऑनलाइन। अदिति, दिया त्यागी,
सार्थक सार्थक नहीं आता। ये देखो 3 मार्क्स का मुझे लग नहीं रहा, ये 2 मार्क्स तक तो चलेगा। 2 मार्क्स से पता नहीं इसको कैसे घुमा फिरा के देंगे। एनीवेज पहले आप आगे सीखो, फिर मैं जब वर्कशीट दूंगा तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब आगे क्या आता है इसके अंदर, अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअल, तो मैं चारों को बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बुला सकते हैं। फिर दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम लोग लैंग्वेज में क्रॉस प्रोडक्ट भी बुला सकते हैं। फिर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी बुला सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और एक चौथा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी बुला सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ये 3 कवर होते हैं। सीबीएसई बोर्ड चौथे वाले को बताता ही नहीं, उनके हिसाब से बियॉन्ड सिलेबस, बियॉन्ड स्कोप होता है। और ये जो तीसरा वाला है, ये पैंडेमिक की वजह से सिलेबस से 2 साल से रिलेटेड पार्ट, आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। तो ये बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये करवा दूंगा रिवीजन, इनकेस डाल दिया तो। जैसे उन्होंने अभी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टर्म 1 में प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन डाला हुआ था, जबकि मना किया था कि नहीं डाले, क्योंकि भरोसा नहीं है इसलिए। और कहोगे तो ये भी करा दूंगा, लेकिन ये कोर्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, कोर्स के हिसाब से नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया आपने? नॉलेज के बता तो होना चाहिए ना भी कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, एसटीपी हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहले स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। पहले समझ लो क्या होता है। कोई भी वेक्टर है, किसी भी लेंथ का है, लेट से ए वेक्टर, ठीक है, लेंथ 0 नहीं है बस। उसके बाद एक और वेक्टर है, यहीं से स्टार्ट होता है, लेंथ डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर। इन दो वेक्टर का नाम बताओ, दोनों का कंबाइन। परफेक्ट, को इनिशियल वेक्टर्स। मैंने दोनों का सेम पॉइंट इनिशियल रखा है और दोनों को किसी एंगल पे इंक्लाइन किया गया है, लेट से थीटा, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाया है। अब हम इन दोनों का निकालने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगा के शो करते हैं। डॉट कहां लगाना होता है? नीचे बॉटम पे। कोई बच्चे डॉट को यहां लगा देते हैं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल हो गया आपको ये, जैसे 2.3 4.5 नंबर है, डॉट को बॉटम पे प्रिंट होना चाहिए, बाकी आप लगा दोगे फर्क नहीं पड़ेगा। दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते हैं, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बुलाया जाता है। और स्केलर क्यों बोलते हैं अब ये सुनो। अगर ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है आपको, तो वेक्टर ए की लेंथ ले लो, मतलब मॉडुलस में ए वेक्टर, फिर वेक्टर बी की लेंथ ले लो जितनी भी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इस एंगल के कॉस की वैल्यूज, कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं मुझे, मतलब बियॉन्ड स्कोप है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा मेरा कि ये कैसे आया। आपको मेन ये याद रखना है, बेसिक ज्योमेट्री से आता है वैसे तो अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और उनके बीच में जो भी थीटा एंगल है उसके कॉस की वैल्यू ले लो। अब आप बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जैसे मान लो 2 यूनिट है, मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 हो गया। थीटा एंगल मान लो मैं कह रहा हूं 45 डिग्री है, चलो, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गई। ये सब मल्टीप्लाई करके आंसर क्या बना? एक नंबर, जो भी बना नंबर ही तो बना। तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो वेक्टर नहीं मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है? एक नंबर मिल रहा है। नंबर का मतलब स्केलर होता है, तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं, ये रीजन है। डॉट क्यों बुलाते हैं भाई? डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और स्केलर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा एक नंबर में आंसर आता है। पहले तो आप ये नोट करो, उसके बाद अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मेन तो प्रॉपर्टीज ही हैं।
नंबर 1, अगर आपको मैं दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल निकालने के लिए दूंगा, ये बात कर रहा हूं मैं आगे आने वाले 3D तक, मैं कहूंगा मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल के दो, तो आप हमेशा यूज करेंगे cos थीटा बिना किसी के बोले। और क्या यूज होगा वो, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये ऊपर रखेंगे और इसके डिवाइड में डाल देंगे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। यही तो लिखा है मैंने, डिवाइड में आ गया बस ये। ठीक है। नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता, दोनों वैल्यू सेम होती। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। मतलब अगर आप डॉट को बी और सी के सम पर ले रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया और मान लो ये 0 आ गया, जबकि ये दोनों वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, दोनों की कुछ ना कुछ लंबाइयां हैं, तो सोचो ये तो 0 नहीं है, जीरो नहीं है, बस इसने 0 बनाया, ये है वो फैक्टर, ये है वो जिम्मेदार। इसने 0 क्यों बनाया, क्योंकि इसका जो एंगल हो गया होगा वो 90 डिग्री हो गया होगा। अब बताओ cos 90 डिग्री से 0 बन गया, तो आप इन दो वेक्टर के बीच में क्या बोल सकते हो, ये परपेंडिकुलर। ये स्टार मार्क करना, इसका क्वेश्चन जरूर आता है इस प्रॉपर्टी का। क्या है, अगर a डॉट बी 0 हो तो आप कंक्लूजन ये दे सकते हैं a वेक्टर b वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। और उल्टा भी यूज कर सकते हो, मैं डबल एरो कर दूंगा इसमें, वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको बोला जाए a और b वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा परपेंडिकुलर है तो हम a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 लेंगे। और मैं कह रहा हूं a डॉट b 0 आ रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है। तो दोनों कंडीशन यूज होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं a का डॉट a से निकालूं तो a और a सेम वेक्टर, तो देखो यहां से शुरू करते हैं। यहां पर आएगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, यहां पर भी क्या आएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो क्या बन गया वो, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया। a वेक्टर और a वेक्टर के बीच में कोई एंगल बताओ, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू बोलो, 1 होती है, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो बस ये प्रॉपर्टी याद कर लो। जब भी दो वेक्टर सेम हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रहा है तो सीधा सीधा करने की जरूरत नहीं है, उसकी जो लंबाई है वेक्टर की उसी का होल स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सिमिलरली आई जे के डिक्लेयर कर दिए मैंने, बताया था ना आई जे के, तो हाँ, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट बोलो क्या होगा, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट। पहले तो ये बोलो, पहले तो ये बोलो, मैग्नीट्यूड आई का होल स्क्वायर, और आई कैप लगा हुआ है, अब कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनमें से कोई भी डॉट आएगा डायरेक्टली 1 हो जाएगा। 7, अब आप मेरे को आई और जे वेक्टर के बीच में एंगल बोलो कितना होता है। आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हुए, और अगर परपेंडिकुलर है तो बोलो आप क्या बोलोगे, 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, वो तो 0 होता है, तो आई डॉट जे 0 होता है। सिमिलरली जे डॉट के एंड के डॉट आई ये 0 होता है। 8, 7 हो गई, अब 8, अगर हम a प्लस बी डॉट a प्लस बी करें, भाई मान लो a प्लस बी वेक्टर बन गया, ऐड हो गया, वही वेक्टर का डॉट निकाल रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी से बताओ जब a डॉट a को मॉड a का स्क्वायर लिख रहे हैं तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी को क्या लिखेंगे, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर। मॉड a प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे, इसमें क्या बात हो गई। ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसके आगे देखो, अब मैं इसमें लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a का डॉट a से करेंगे, मैंने क्या लिखा देखो a डॉट, फिर a का डॉट b से भी करेंगे, मैंने लिखा a डॉट b, फिर b का डॉट a से करेंगे b डॉट a एंड प्लस b डॉट b, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करते हो आप। अब मेरे को बताओ a डॉट a को क्या लिख सकते हो, मॉड a का स्क्वायर। अच्छा a डॉट b और b डॉट a में क्या संबंध है, a डॉट b और b डॉट a में ये तो आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर ये आपस में इक्वल है तो ये a डॉट b मान सकते हैं हम। a डॉट b ऐड हो गए, ट्वाइस ऑफ a डॉट b हो गया, और ये इसको क्या लिख सकते हैं b डॉट b को, मॉड b का स्क्वायर।
तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला बना वो ये बना, अगर आप दो वेक्टर को प्लस करके उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल रहे हो तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। ये याद ये रखना है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं 2a डॉट बी। फॉर्मूला वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे 2a डॉट बी है। सिमिलरली इसी के नीचे लिख लेना, मॉड ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी एंड प्लस मॉड बी स्क्वायर। 8 प्रॉपर्टी में डाल देना नीचे, एंड इसके नीचे एक और लिख लेना। ये सब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऊपर का रब कर दूं यहां से, ये ऊपर का थोड़ा सा रब किया है। और इसी के नीचे भी दो और लिख लो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं इनको हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसके बाद ये लिख लो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर, मॉडुलस इसलिए बोलता हूं ताकि बोलने में आसानी हो रही है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक ये भी आप डायरेक्ट यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, और एक ये ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ये बता सकते हो क्या होगा? चलो, ए मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ये वाला तो एनसीईआरटी में करीब 3 क्वेश्चन है इसके, नहीं 4 क्वेश्चन बल्कि, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड, ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर पे बेस्ड। ओके, अब एक चीज और बची है, वो और लिखो, फिर करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ये रब कर दो, सारे नीचे के हो गए सब, थोड़ा बोर्ड क्लियर हो जाएगा। अब आप समझो प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर का ऑन दूसरे वेक्टर पे, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे। पहले समझो क्या होता है प्रोजेक्शन। इस बोर्ड को आप एक स्क्रीन मान लो, ठीक है? ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मेरा जो मार्कर है, मुझे इसका प्रोजेक्शन इस बोर्ड पे देखना है, और इसकी पोजीशन क्या है पेन की, ये समझ लो। ये जो मेरा मार्कर पेन है, ये बोर्ड के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है? टेढ़ा नहीं है, जितना बोर्ड है उसी के पैरेलल है। प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हम एक लाइट रेज देंगे, तो इसका प्रोजेक्शन स्क्रीन पे कैसे मिलेगा मेरे को? एक परपेंडिकुलर यहां से जाएगा बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल यहां से कोने से, और एक परपेंडिकुलर इसका यहां से जाएगा। तो दोनों परपेंडिकुलर मेरे स्क्रीन पे जाके मिलेंगे। मान लो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आया। समझ गए आप? ये जैसे मेरा मार्कर पेन है ना, तो एक परपेंडिकुलर यहां से गया, यहां से गया, तो जहां बोर्ड पे मिल गया मैंने वहां 2 डॉट लगा दिए। अब इन दोनों डॉट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बता दो क्या होगी? बिल्कुल जितने मेरे मार्कर की लेंथ है उतनी तो होगी, सोचो, बिल्कुल पैरेलल ही तो है। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे मार्कर का प्रोजेक्शन है इस बोर्ड के ऊपर। तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है? एक लेंथ है, छोटी सी बात। अच्छा अब बताओ, अगर मैं अब इस मार्कर को ऐसे घुमा लूं, आपकी तरफ टर्न करिए उस तरफ, क्या प्रोजेक्शन अभी भी उतना ही आएगा जितना पहले आया था? सर लेंथ छोटी हो जाएगी। अब छोटा हो जाएगा प्रोजेक्शन, क्योंकि अब क्या होगा, एक परपेंडिकुलर यहां से जाएगा और एक परपेंडिकुलर अब यहां से आएगा, तो ये प्रोजेक्शन छोटा हो जाएगा। और अगर मैं इस मार्कर पेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं बोर्ड पे, तो बताओ प्रोजेक्शन, एक डॉट बन 0। गया, 0 हो गया प्रोजेक्शन, क्योंकि एक परपेंडिकुलर मेरा यहां से जाएगा, एक परपेंडिकुलर मेरा यहीं से जाएगा, दोनों डॉट आपस में मीट कर जाएंगे, प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। अभी बताओ ये सेम है प्रोजेक्शन का मतलब? ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे एक वेक्टर मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा वेक्टर मेरा स्क्रीन बनेगा, ये तो मतलब है ना इसका।
ए का प्रोजेक्शन किस पे देखना है मुझे? बी पर देखना है। ये ए वेक्टर है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है मान लेते हैं, और ये बी वेक्टर है। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के पैरेलल कर दूं तो बताओ ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा? सर वही अगर ए मैं पूरा। पूरा ए तो हो जाएगा, कभी मेरा मार्कर नहीं था पैरेलल बोर्ड के, तो प्रोजेक्शन क्या था? जितनी मार्कर की लंबाई उतना प्रोजेक्शन। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल करके लिख दूं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करोगे, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करोगे, ये जो लेंथ होगी ये तो होता है प्रोजेक्शन। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, वेक्टर की लंबाई देख लेना सीधा। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो कैसे निकलेगा? जैसे ये 2 पॉइंट आ गए ना मेरे, लेट से एक पी हो गया, एक ये क्यू हो गया, ये मेरा वेक्टर यहां तक है, सपोज करो ये बाहर है थोड़ा सा, तो ये जो मेरे को पी क्यू निकालना है मैं उसको बोलूंगा ये ए का प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं मैं, किसके ऊपर? बी वेक्टर के ऊपर। इतना सही में आया प्रोजेक्शन का मतलब? तो हम क्या करते हैं, हम इस ए वेक्टर को यहां से पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं इसको। उठा के कहां ले जाते हैं? टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर देते हैं, उसी डायरेक्शन में रखना होता है। उठा तो लो आप यहां से इसको, कहीं भी जाके इसको पेस्ट कर सकते हो। इसको यहां से उठाएंगे, बिना लंबाई बदले, बिना इसकी डायरेक्शन बदले, बी के कॉर्नर पे रख देंगे। कैसे देखो वो फिगर कैसे होगी? ये मेरा बी वेक्टर है मान लो, किसी भी लंबाई का हो सकता है, और ये मेरा ए वेक्टर आ गया। मैंने दोनों वेक्टर को कैसा बना दिया बताओ? कोइनिशियल बना दिया। अब मेरे को इसका प्रोजेक्शन इस पे बनाना है, तो एक परपेंडिकुलर तो इससे आएगा। अब इससे कैसे आएगा बताओ? इससे तो नहीं आएगा क्योंकि तो मैंने टच करवा दिया इससे। एक परपेंडिकुलर आपका यहां से आ गया, ठीक है। इसको मैंने नाम रख लिया P, इस पॉइंट को, और इसको नाम रख लिया मैंने Q, और मान लेते हैं इनके बीच में कुछ एंगल बन गया, लेट से थीटा। अब बताओ इस फिगर में क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम? थीटा तो मान लो गिवन होगा, PQ। प्रोजेक्शन ही तो फाइंड करने जा रहे हो, प्रोजेक्शन यही तो है PQ की लेंथ। अच्छा अब मेरे को क्लास 10th का फॉर्मूला यूज करके बताओ कॉस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा बेस इसमें देख के बताओ ना, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस मेरे को इसमें देख के बताओ ना। PQ तो बेस है, पी क्यू। PQ बेस है, हाइपोटेन्यूज बताओ, फिर से बताओ। ए वेक्टर वेक्टर। ए। नहीं, वेक्टर किसी का मैग्नीट्यूड नहीं बन सकता, यही तो है। वेक्टर ए नहीं है हाइपोटेन्यूज, वेक्टर ए की जो लंबाई है वो है हाइपोटेन्यूज। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बेस मेरा PQ, वो ऑलरेडी एक लेंथ है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब मुझे कॉस थीटा फर्स्ट प्रॉपर्टी से बताओ, एंगल बिटवीन थीटा अगर है दो वेक्टर के बीच में, आपको लिखवाई है प्रॉपर्टी, वो जरा कॉस थीटा बताओ मेरे को, यहाँ लिखता है वो पहली प्रॉपर्टी से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। इधर क्या चल रहा है? PQ अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चल रहा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा? सिर्फ जो बचा यही तो आंसर है। PQ इज इक्वल्स टू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है जिसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करना है सुनो, जब मैं कहूंगा आपको इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालो, तो पहले तो आप क्या करोगे? दोनों का निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, वो तो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन कौन सा वेक्टर है, ए या बी? बी, उसकी लेंथ नीचे आएगी। तो स्क्रीन जो बनेगा, स्क्रीन बनेगा ऑन बी है ना, तो बी स्क्रीन है, उसका लेंथ नीचे आएगी, ऊपर इन दोनों का आएगा डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। अब आप नोट कर लो, मेन तो यही है, क्वेश्चन इसी सॉल्व होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के काफी सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिला के करवाऊंगा मैं तो, आरडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास बात ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता नहीं। अभी आपको दिखाऊंगा, देखना कितने क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से नहीं है और बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। नहीं ये है डिलीटेड है, STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो है भाई। डन, स्टार्ट करें क्वेश्चन। सर हाँ बोलो, ग्रुप बोलो। वो जो फिजिक्स में यूज करते थे कि बेस है तो cos थीटा लग जाएगा बस वेक्टर्स में। मेरे को बात समझ नहीं, दोबारा पूछो जरूर अपनी बात। सर जैसे फिजिक्स में होता था, जब बेस होता था तो हम ए बी cos थीटा लिख देते सीधा। हाँ तो लिख दो, इसमें भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा नहीं है कि वेक्टर फिजिक्स का कुछ और होता है और मैथ्स का कुछ और होता है, सेम है। बताने के स्टाइल टीचर्स के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक ही है।
पहले एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल, लिखो फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों का आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट किया आपने, आपने कहा चलो निकालते हैं भाई ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ गया आपका 3i माइनस जे माइनस के एक ब्रैकेट में डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k एक ब्रैकेट में। अब आप इसमें लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये वाला जो 3i कैप वेक्टर है वो डॉट में पहले इन तीनों के साथ अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो पहले जाएगा 3i का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप के साथ, तो 3 इंटू 2 तो चलो 6 हो जाएगा। i डॉट आई बता दो क्या होता है, i डॉट आई देख के बता दो, देखो है 1 होता है। फिर ये वाला डॉट प्रोडक्ट जाएगा j के साथ, ऐसे ही जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 1 तो चलो 3 हो जाएगा। i डॉट j क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत क्या है फिर। और i डॉट k, तो कुल मिला के छोटी सी बात ये है, जब आप i j k के कंपोनेंट्स के दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो सीधा सीधा क्या करना है, i वाला कोफिशिएंट सीधा i से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, और i डॉट i 1 बना दो, और j वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो j के साथ सीधा, और करो मत किसी के साथ। तो -1 इंटू +1, ये -1 हो गया। और इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई करो +2 के साथ, तो ये -2 हो गया, आंसर हो गया 3, निकल गया डॉट प्रोडक्ट। किसी भी हालत में कुछ समझाना नहीं है आपको कि कैसे निकला है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करा है मैंने। i को i से निकाला है डॉट, j को j से निकाला है डॉट, और k को k से निकाला है, बाकी क्यों नहीं निकाले, बाकी तो 0 बन रहे हैं, क्यों लिखे हमने। कोई डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मैं आपको दो वेक्टर दूंगा, आप मुझे उन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल के दिखाएंगे। अब देखो मैंने एंगल बोला है, मैंने नहीं बोला कि डॉट प्रोडक्ट से निकालना, वो तो हमने प्रॉपर्टी याद करनी है कि जब भी एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में cos थीटा से ही निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स नोट करो, पहला वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है दूसरा 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। तो आपको ये यूज करना है, देखो अब एंगल के लिए आप यूज करो हमेशा cos थीटा। ऊपर लो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे लो ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला शो करके अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सारे। सर 0 डिग्री, अगर ये 0 आ रहा है तो 90 डिग्री एंगल 90 होगा। आ रहा है सर, 90 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, लिख दो एंगल इज 90 डिग्री। मैं करके बताऊं या हो गया, श्योर? सर कर दो एक बार। हाँ देखो, पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकालना है फिर समझ लो, आई के कोफिशिएंट को सीधा आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 4 सीधा 8 लिखो। जे को जे से मल्टीप्लाई करो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो -4, के को के से मल्टीप्लाई करो फिर से -4। डिवाइड में रखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर, 4 + 4 8 + 1 9, ये मैंने 9 लिख दिया। अगले स्टेप पे सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरे अंडर रूट में 16 + 16 32, 32 और 4 36, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर तो सब कैंसिल करके 0 बन गया, तो 0 लिख दो। और अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। यस सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं दो वेक्टर दूंगा और क्वेश्चन कह रहा है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, आर द वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो करेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखो। एक वेक्टर ए है और ये दिया हुआ है लैम्डा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर गिवन है i माइनस जे प्लस 3k। अब ये दोनों बोल रहा है क्वेश्चन परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट तो नहीं बोला ना निकालना है, लेकिन हमें याद करना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोलेंगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को निकाल के 0 रख देंगे। बस कर लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको मालूम है कि 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है। -3 देख लो भी, और कोई -3 लैम्डा इंटू 1 लैम्डा 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है जी, बिल्कुल। लैम्डा प्लस 3 0 आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू -3। बहुत ही सिंपल। एक और कर लो, सेकंड पार्ट डाल दो। ए वेक्टर लिख लो, सेम क्वेश्चन होगा। ए वेक्टर 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये तो हो गया ए वेक्टर। अब लिखो बी वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस लैम्डा के। लैम्डा 3, रुको जी देख लेते हैं। यस सर 3। लैम्डा 3, चलो ठीक है। कोई डाउट? एक और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थे 1 1 मार्क्स के, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है परपेंडिकुलर के केस में। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा find the value of lambda so that p vector plus q vector and p vector minus q vector are perpendicular, where p vector is equal to 5 phi cap plus lambda j cap minus 3k cap and q vector is equals to q है I plus 3j minus 5k। इस बार p प्लस क्यू वेक्टर और p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो बताओ किस किस का डॉट प्रोडक्ट 0 लेने जा रहे हो। ठीक है, आपने क्या लिखा प्लस क्यू और p माइनस क्यू का। राइट है, बिल्कुल। p प्लस क्यू का डॉट प्रोडक्ट आपने टीचर को बताया, देखो जी p माइनस क्यू के साथ ये 0 होगा। अगला कदम बताओ क्या करने वाले। p प्लस p का मैग्नीट्यूड का p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। दो बातें हो सकती हैं इसका मतलब। अभी एक बच्चे ने मेरे को बोला p प्लस क्यू कर लेते हैं पहले, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे भाई। फिर एक बार p में से q माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। एक छोटा तरीका है अपने पास, इससे छोटा तरीका ये आइडेंटिटी होती है। देखो p प्लस क्यू डॉट p माइनस क्यू को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड p स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ q स्क्वायर, ये लिख दिया, इक्वल टू 0 चलने दिया। अब आपको क्या करना है, ना तो p प्लस क्यू निकालना ना p माइनस क्यू निकालना, डायरेक्ट p का मैग्नीट्यूड बोल दो मेरे को, और स्क्वायर लगा हुआ है अंडर रूट मत बोलना इसलिए, वैसे अंडर रूट में आता है ना मैग्नीट्यूड, तो अब स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट तो आएगा नहीं। बाकी आप बोल दो किस किस का स्क्वायर प्लस कर दो। 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, ये हो गया जी मैग्नीट्यूड p का स्क्वायर। अंडर रूट मत लगाना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हो चुकी है। इसी तरह से अब ये भी निकाल लो यहाँ पे, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा निकाल दो। लैम्डा प्लस प्लस माइनस 1 आ रहा है, देख लो भी अपना, आप कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। 16 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आ रहा है जी, +-1 आ रही है लैम्डा की वैल्यू। डन। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे तो, p और q को पहले प्लस कर लें, फिर p और q को माइनस कर लें और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये थोड़ा छोटा हो गया।
डन। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, मान लो दो वेक्टर दे दूं और मैं कहता हूं शो करो दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ये क्या मतलब है ऑर्थोगोनल? लिख लो इसको परपेंडिकुलर। बोर्ड में बच्चों की सूरतें देखी है मैंने, ऑर्थोगोनल को समझ नहीं पा रहे थे कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो अगर वो क्वेश्चन कहता है इफ ए वेक्टर या कोई भी दो वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही बोला जा रहा है ऑर्थोगोनल का मतलब। अगर मैं आपको बोलूं मुझे दो वेक्टर को प्रूव करके दो ऑर्थोगोनल है, तो बताओ कैसे प्रूव करोगे? बस इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर आप जीरो शो कर दो तो शो हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर जो हैं ऑर्थोगोनल। कोई डाउट, कोई चीज पूछनी है? डॉट क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं? आई डॉट आई जे डॉट जे। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस, एनसीईआरटी का है, बहुत आराम से कर लोगे, एक नंबर का है। क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लो निकालना भी नहीं है, 4 दिया हुआ है। बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, लो ये भी नहीं निकालना, ये भी दे दिया, लंबाई 3 यूनिट है, और ये भी नहीं निकालना। लो ए डॉट बी करके भी आपको दिया हुआ है, ये कह रहे हैं ए डॉट बी 6 आएगा। दो वेक्टर होंगे कोई, पता नहीं क्या क्या है वो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, ए का 4 है। आप मुझे ए और बी के बीच में एंगल बता दो, चलो इससे आसान क्या लोगे आप? फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एनसीईआरटी का ये 60 डिग्री। 60 डिग्री। एग्जाम में कोशिश करो एंगल को रेडियंस में लिख के आओ, मतलब π/3, π/3 है ना? सिंपल हो गया ना भाई। अब क्या सब कुछ तो दे दिया इन्होंने, हमें कुछ निकालना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये याद होना चाहिए, cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ए डॉट बी 6, ये 4, ये 3, ये 1/2, थीटा π/3, 60 डिग्री। चलो जी, फिर और नहीं करते, इतना क्लियर हो गया? बस प्रॉपर्टी याद करके आना, अगली क्लास में शायद मैं इसको वाइंड अप कर दूं, काफी सारे क्वेश्चन कर ले। कोशिश तो पूरी है 15 मार्क्स का सिलेबस वाइंड अप करा जाए, क्योंकि तभी रिवीजन हो पाएगा पूरे सिलेबस का।